हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि जब भी यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हों और उसमें हम संस्कृत के शब्द रूपों को हल करना चाहते हैं या फिर याद करना चाहते हैं तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, जिस पर कि हम बात करेंगे और कुछ शब्द रूपों के आधार पर हम उन चीज़ों को ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे जो कि आम तौर पर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। तो चलते हैं हम सीधे लेक्चर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने जिस शब्द रूप को लिया है वो है राम। शब्द रूप पर बातचीत करूं उससे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें खासतौर से विभक्ति और तीन वचनों को ध्यान में रखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जब भी हम संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें तीन वचनों की बात की जाती है और एक विभक्ति का। ठीक वैसे ही है जैसे आप अगर चार पहिया सीखना चाहते हैं तो उसमें आपको गियर और क्लच, ब्रेक और साथ ही एक्सीलेटर चारों पर ध्यान रखने की जरूरत होती है। ठीक शब्द रूप को भी याद करते समय विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है। विभक्तियों की बात करें तो इसमें कुल 8 विभक्तियों की चर्चा है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। आमतौर पर प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की ही चर्चा की जाती है। बाकी संबोधन तो बहुत इजी होता है, उससे रिलेटेड सवाल बहुत कम आते हैं। तो हम आज के लेक्चर में यही देखेंगे कि कहाँ पर शब्द रूपों में परिवर्तन होता है और उन परिवर्तन को हमें ध्यान में रखना है। खास तौर से ज़्यादातर परिवर्तन आप देखेंगे तो एक वचन के सेंस में आएगा और बहुवचन के सेंस में आएगा। बाकी द्विवचन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। तो पहले हम बात करते हैं प्रथमा विभक्ति में। एक वचन राम, द्विवचन रामव और बहुवचन रामा। तो आप देख रहे हैं कि राम एक वचन में है जबकि रामा बहुवचन में। केवल एक मात्रा का अंतर है यहाँ पर, तो इसको आप अपने नोटबुक में जरूर ध्यान में रखिए। द्वितीय विभक्ति में रामम परिवर्तन हो रहा है, देख रहे हैं आप, रामव वैसे ही का वैसे ही है। द्विवचन में भी, बहुवचन में रामान। तो आपको देख रहे हैं कि एक वचन में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है और बहुवचन में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। और इसी तरीके से परीक्षाओं में भी पूछा जाता रहा है कि फला शब्द रूप का एक वचन क्या होगा, बहुवचन क्या होगा। रेयर केस में आपसे द्विवचन में पूछा जाता है। द्विवचन में बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सावधानी रखने की जरूरत है। बाकी एक वचन और बहुवचन में जो भी बदलाव हो रहे हैं विभक्तियों के अंतर्गत और शब्द रूपों के अंदर, उसको आपको अपने नोटबुक में इंडिकेट करके लिखने। तृतीय विभक्ति में देखें तो रामेण हो जा रहा है और द्विवचन में रामाभ्याम रामई। चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि तृतीया द्विवचन और चतुर्थी द्विवचन में रूप एक ही तरह चल रहा है, बस बदल रहा है एक वचन में और बहुवचन में। पंचमी में देखते हैं रामात रामाभ्याम रामेभ्य। तो आप देख रहे हैं कि चतुर्थी में केवल परिवर्तन हो रहा है, चतुर्थी और पंचमी में केवल परिवर्तन एक वचन में हो रहा है, ठीक है। और बाकी द्विवचन और बहुवचन दोनों एक समान तरीके से ही चल रहे हैं। षष्ठी में देखा जाए तो रामस्य रामयो रामाणाम। सप्तमी में रामे रामयो रामेशु। संबोधन हे राम हे राम हे राम हे रामव हे रामा, ठीक है। तो एक बार हम इसको और देख लेते हैं। देखिए परिवर्तन कहाँ कहाँ हुए हैं उनको जरूर ध्यान में रखना है। एक वचन में आप देख रहे हैं कि हर विभक्ति में परिवर्तन हुआ है। द्विवचन में दो दो विभक्तियों में समान रूप चला है, जबकि बहुवचन में भी परिवर्तन हुआ है लेकिन कुछ में समान रूप चल रहा है। तो उनको आप जरूर अपने ध्यान में रखिए कि कहाँ पर परिवर्तन हो रहा है और कहाँ पर परिवर्तन नहीं हो रहा है। राम रामौ रामा रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्य रामात रामाभ्याम रामेभ्य रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेश, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया समान है
एक वचन और बहुवचन में परिवर्तन हो रहा है। तृतीया और चतुर्थी विभक्ति में द्विवचन में भी समान चल रहा है, बल्कि तृतीया चतुर्थी पंचमी में द्विवचन में समान चल रहा है। परिवर्तन हो रहा है एक वचन में और बहुवचन में। लेकिन आप देखेंगे कि चतुर्थी और पंचमी में सेम बहुवचन में भी चला हुआ है। अब षष्ठी में हम देख रहे हैं कि रामस्य परिवर्तन हुआ एक वचन में, रामयो रामाणाम। ठीक है। इसके बाद सप्तमी में एक वचन में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन द्विवचन में षष्ठी की तरह ही दोनों सेम है, षष्ठी सप्तमी। बहुवचन में यहाँ पर बदलाव हो रहा है। तो इन बदलावों को ही आपको ध्यान में रखना है। सवाल पूछ लिया जाता है, खास तौर से एक वचन और बहुवचन का ही ज्यादा सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आपने देखा कि बदलाव कैसे हो रहे हैं। अब बात करते हैं अगले रूप के ऊपर, जो कि हरि का है। तो रूप याद करते समय विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों को अपने ध्यान में रखना है। प्रथमा विभक्ति में हरि का जो रूप चल रहा है, हरि, हरि, हरय, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरियो, हरिराम, हरौ, हरियो, हरीषु। तो हमने पूरा हरि शब्द रूप का रूप पढ़ा, प्रथमा से लेके संबोधन तक। अब हम देख लेते हैं बदलाव कहाँ पर हो रहा है। जैसा कि मैंने राम का शब्द रूप बताते समय आपको बताया था कि एक वचन और बहुवचन में ही ज्यादा बदलाव हो रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि द्विवचन में कम बदलाव हो रहा है। तो विभक्ति प्रथमा में हरि ही आया और द्विवचन में हरि। तो आपको ध्यान में रखना है कि द्विवचन में क्या हो जा रहा है, र पे बड़ी की मात्रा और ये विसर्ग इत्यादि नहीं हो रहा है। बहुवचन में प्रथमा में हरय, द्वितीया में आप देख रहे हैं कि हरीम हो गया, परिवर्तन हुआ एक वचन में, और द्विवचन में सेम प्रथमा की तरह ही हरि रहा, लेकिन बहुवचन में बदलाव हो गया, हरीन हो गया। तो देख रहे हैं आप कि एक वचन में द्वितीया में हरीम है और बहुवचन में हरीन है। तो इनको आपको जो भी आप नोटबुक तैयार कर रहे हो वहां पर जरूर इंडिकेट कर लीजिए, और 5 मिनट का समय निकालकर इन रूपों को एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। प्रतिदिन ये देखने की कोशिश कीजिए, तो आपके दिमाग में एक फोल्डर बन जाएगा और चीजें बैठती जाएंगी। आगे बात करें तृतीया, तो हरिणा हो गया, हरिभ्याम, हरिभि। ठीक है। तो ये टर्निंग पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान में रखें। चतुर्थी में हरये, हरिभ्याम, हरिभ्य। पंचमी में हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य। तो आपने देखा कि चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी के एक वचन में तो बदलाव हो रहा है, लेकिन द्विवचन में आप देखेंगे कि चतुर्थी और पंचमी में सेम है और बहुवचन में भी सेम ही सेम है। षष्ठी में आप देख रहे हैं कि बदलाव हो रहा है, द्विवचन में हर्यो हो रहा है और हरिराम हो रहा है। तो जहां पर बदलाव हो रहे हैं वहीं पर देखिए, आप देख रहे हैं कि पश्चिमी और पंचमी और षष्ठी में हरे हरे शब्द है। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हरि का जो शब्द रूप है वो पंचमी और षष्ठी इन दोनों विभक्तियों में एक वचन में सेम रूप चल रहा है। ठीक है। और इधर बहुवचन में भी उसी तरीके से देखिए, सप्तमी में हरव, हरयो, हरीशु। तो ज्यादातर बदलाव आपको एक वचन और बहुवचन में दिख रहे हैं, और विभक्तियों में आप देख रहे हैं तो लगातार हर विभक्ति के एक वचन में बदलाव हो रहा है और बहुवचन में भी बदलाव हो रहा है। तो इन बदलावों को जरूर ध्यान में रखिए, यहीं से सवाल निकलते हैं। अब बात करते हैं अगले शब्द रूप के ऊपर, जो कि है गुरु। वही चीज हमें ध्यान में रखना है कि विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति गुरु में, प्रथमा विभक्ति में है गुरु। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि र पे छोटाऊ की मात्रा है, गुरु, गुरु, गुरुव। द्वितीया में गुरुम, गुरु, गुरुन। तृतीया में गुरुड़ा, गुरुभ्याम, गुरुभि। कुछ कुछ आपको ये हरि के रूप से मिलता हुआ इसका पूरा रूप चल रहा है। ठीक है ना। तो एक बार अगर आप परिवर्तनों को समझ गए तो फिर बड़ा आसानी हो जाएगी आपको याद करना। द्वितीया में है गुरु, गुरुम, गुरु, गुरुन। तृतीया गुरुड़ा, गुरुभ्याम, गुरुभि। ठीक है।
इसके बाद चतुर्थी में है गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्य, पंचमी में गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्य, षष्ठी में गुरो गुरुवो गुरुणाम, सप्तमी में गुरव गुरुवो गुरुसु। तो आपने देखा कि एक वचन और बहुवचन में ज्यादा बदलाव हो रहा है, द्विवचन में दोहराव हो रहा है लगभग लगभग। ठीक है, अब एक वचन में आप देखेंगे कि पंचमी और षष्ठी का सेम रूप चल रहा है। बदलाव सप्तमी में देखिए हो जा रहा है कि गुरु के जगह पे गुरव हो जा रहा है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और बाकी बहुवचन में धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कौन जो रूप चल रहा है वो बहुवचन में है, क्योंकि सेम आप देखा राम का भी देख रहे हैं आप, उसी तरीके से रामाणाम, यहाँ पर गुरुणाम हरिणाम आ जा रहा है। ठीक है, और बाकी रूप मिलते जुलते हैं दूसरे शब्द रूपों से भी, लेकिन बस एक वचन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आपको दिख रहा है। तो इन्हीं बदलावों को आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं, बात करते हैं अगला जो शब्द रूप है राजा का। तो वही चीज हमें ध्यान में रखना है, विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में एक वचन में राजा शब्द है, जिसका कि हमें, बल्कि यहाँ पर राजन का जो असली वाला रूप है वो राजन के रूप में पूछा जाता है कि राजन का रूप कैसे चलता है। ठीक है, तो राजा एक वचन, द्विवचन राजानव, बहुवचन राजान, द्वितीया में राजानन राजानव राज्ञ, ये अब देखिए बदलाव हो रहा है। तृतीया में राज्ञा राजभ्याम राजभि। ठीक है, तो यहाँ पर बदलाव हुआ, इसको भी नोट करना है। एक वचन में देख रहे हैं लगातार बदलाव हो रहा है। चतुर्थी विभक्ति में राज्ञे राजभ्याम राजभ्य, जहां जहां बदलाव हो रहा है उसको आप अपने नोटबुक में जरूर इंडिकेट कर लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। पंचमी में आप देख रहे हैं कि राज्ञ राजभ्याम राजभ्य। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में राज्ञ देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंचमी विभक्ति के एक वचन में राज्ञ है और षष्ठी के एक वचन में भी राज्ञ है। तो इसका मतलब कि राजन शब्द का जब आप शब्द रूप तैयार करते हैं तो तीन वचनों मतलब तीन जगह राज्ञ राज्ञ दिया हुआ है। तो इस डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि सवाल पूछ लिया जाए कि पंचमी विभक्ति एक वचन में राजन का रूप क्या चलेगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि राज्ञ। उसी तरीके से षष्ठी एक वचन में राज्ञ, लेकिन पूछ दिया जाए कि द्वितीय बहुवचन में राजन शब्द का क्या रूप चलेगा, तो वहां पर भी राज्ञ हो रहा है। तो हो सकता है कि अब आप मेरे बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं किन परिवर्तनों की बात कर रहा हूं, कहां से हमें ध्यान में रखना है। इनको ध्यान में रख लेंगे तो आप परीक्षा में आराम से किसी भी तरीके का रूप आएगा हल कर लेंगे। ठीक है, अब षष्ठी की बात करें तो राज्ञ राज्ञो राज्ञाम। ठीक है, सप्तमी में राज्ञी राजन राज्ञो राजसु। तो आपने चारों शब्द रूपों को देखा तो उसमें बहुवचन एक दूसरे से मिलता जुलता है। बहुवचन आप आराम से आप पकड़ लेंगे कि राजान राज्ञ राजभि राजभ्य राजभ्य राज्ञाम राजसु। तो वैसे ही है कि राम रामो रामा। ठीक है, फिर रामई रामभि रामभ्य रामभ्य रामाणाम रामेशु। इसी तरीके से हरिराम हरीसु ना, इसी तरीके से गुरुराम गुरेशु। तो अब बहुवचन को आप आराम से कर लेंगे। एक वचन में कुछ कुछ बदलाव हो रहे हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। अब रागी शब्द आप देख रहे हैं कि सप्तमी में ही यूज हो रहा है, तो याद रखिए ये सप्तमी एक वचन में है। राजन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इसको भी याद करिए, क्योंकि सप्तमी में दो रूप शब्दों को माना गया कि ये एक वचन में यूज हो सकता है। बाकी द्विवचन में रूपों को आप बिल्कुल देख रहे हैं कि बहुत कम परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं परिवर्तनों को मैं आप सभी को बताना चाह रहा था, और सही तरीका यही याद करने का है कि जहां से टर्निंग पॉइंट्स होता है, जहां पर से बदलाव होता है, वहीं से सवाल उठते हैं। तो उन्हीं बदलावों को पकड़िए और सही तरीके से इनको याद कीजिए। समय निकालकर प्रतिदिन परीक्षा तक आप 5 से 10 मिनट इन रूपों को अपने दिमाग में एक बार रिवाइज करते रहिए। बाद में बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे।
तो उम्मीद है कि चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी कि मैं आखिरकार क्या बताना चाह रहा था, किन परिवर्तनों से आप सभी का परिचय कराना चाह रहा था और कैसे सही तरीके से याद कराने पर जोर दे रहा था। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि मेरी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।